मुझे याद है, मुझे यकीन नहीं आ रहा था 171 है मेरे। अब आप डाओ के अंदर जा रहे हैं, मुझे जब जाते हैं वहाँ पर आपका नंबर चल रहा होता है फैमिली के साथ, वो फीलिंग ज़रा बताना कैसी आई थी? वो फीलिंग बहुत ही यूनिक और अच्छी फीलिंग थी। मेरे घर वालों को तो कह रहे थे बार बार रिफ्रेश करो, क्या बता दूसरे का हो, क्या बता ऐसा ना हो कि ये तुम्हारा ना हो। तो उसके अंदर सबसे बेसिक इशू जो मेरे लिए था वो था टाइम मैनेजमेंट। बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस था कि नींद पूरी नहीं हुई, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ना कर पाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला खालिद है और मैं अभी फ़िलहाल करंटली डाओ का स्टूडेंट हूँ। MD कैट मैंने क्लियर किया 2022 में, और वो एक स्ट्रेसफुल एक्साइटिंग जर्नी था जो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे तरीके से एंड हुआ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर MBBS में इनरोल्ड हूँ। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड उसके बारे में बताओ कि नंबर्स टोटल कितने लिए थे और इंटर में परसेंटेज कितनी थी और बोर्ड कौन सा था? अच्छा, बोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट, मेरा सिंध बोर्ड था और इंटर में परसेंटेज थी 90%। MCAT में मेरा रिजल्ट था 171 मार्क्स थे मेरे ओवरऑल। 90% जी, 171 मार्क्स, एग्रीगेट टोटल 171। ओवरऑल जी MCAT का जो स्कोर था 170। वाह माशाल्लाह, बेहतरीन भैया। तो कॉलेज कौन सा था? आदम जी। आदम जी कॉलेज के स्टूडेंट नहीं, 90% लेके आए हैं। अब्दुल्ला, एक बात बताओ, जब पहली बार ये खबर मिली थी कि भाई आपने जब अपने रिजल्ट खोल के देखा और उसमें आपको पता चला कि भाई मेरा 170 स्कोर है, तो बहुत अच्छा था। उसी वक्त बहुत सारे लोग अज्यूम कर लेते हैं कि भाई अब हमारा तो बैठ जाएगा कहीं ना कहीं, ऊँट किसी अच्छी करमट जाके बैठने वाला है। फीलिंग कैसी आई थी जब बाकायदा फाइनली ऑफिशियली पता चल गया कि अब आप डाओ के अंदर जा रहे हैं? मुझे जब जाते हैं वहाँ पर आपका नंबर चल रहा होता है फैमिली के साथ, वो फीलिंग ज़रा बताना कैसी आई थी? वो फीलिंग बहुत ही यूनिक और अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रीम होता है कि एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, वो भी मेरिट है। सो बहुत ही एक्साइटिंग और हैप्पी मोमेंट था वो। और ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा हैप्पी मेरे पेरेंट्स हो रहे थे और एक्साइटेड वो भी मुझसे ज़्यादा थे। तो फर्स्ट टाइम जब मेरा रिजल्ट आया था 171, तो मुझे याद है, मुझे यकीन नहीं आ रहा था 171 है मेरे। मैं अस्यूम किया था शायद मेरे इससे थोड़े कम आएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 171 मार्क्स आ गए थे मेरे। फिर जब फाइनली मेरे घर वालों को तो कह रहे थे बार बार रिफ्रेश करो, क्या बता दूसरे का हो, क्या बता ऐसा ना हो कि ये तुम्हारा ना हो, या क्या बता गलती से आ गया और रिफ्रेश करो रिफ्रेश करो रिफ्रेश करके उनको भी विद इन आवर्स यकीन आ गया था कि नहीं, मेरा स्कोर 171 है। और जब फाइनली जब डाओ का फॉर्म फिल किया, वहाँ भेजा, एंड देन ऑल प्रोसेस हुआ। सो उसके बाद फाइनली जब फर्स्ट डे उन्होंने बुलाया, तब जाके घर वालों को फाइनली यकीन आया कि यस, आई एम नाउ अ डॉक्टर। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। मतलब घर वालों से ज़्यादा, पेरेंट्स से ज़्यादा तो खुशी किसी को मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने 12-13 साल फिजिकली भी, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी इन्वेस्टमेंट की, फिर कहीं जाके यहाँ पर पहुँचे। एग्जैक्टली। मुझे एक बात बताओ कि ये जो MD कैट का पूरा सफ़र था, ये कितने साल पहले शुरू किया आपने, और इसमें ये जो मसाइब आपको फेस करने पड़े, ये क्या क्या थे, क्या क्या फेस करना पड़ा? अच्छा, MCAT का समय मैंने अपने सेकेंड ईयर के दौरान ही स्टार्ट किया था। सो इसके अंदर सबसे बेसिक इशू जो मेरे लिए था वो था टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना होता था, मेरा कोचिंग भी होता था, प्लस एप्टीट्यूड की क्लासेस होती थी, और इन सब के अलावा मुझे घर में अपना सेल्फ स्टडी टाइम भी रखना पड़ता था। सो एक बहुत ही मेरा कॉम्प्लेक्स टाइम टेबल बन चुका था कि मुझे अच्छी तरीके से मैं घर से निकलता था 7:30 बजे और कॉलेज पहुंचता था 8:30 बजे। कॉलेज से मैं निकलता था 1 बजे, 1 बजे के बाद मेरी IB क्लासेस होती थी, तो वो होती थी 1 o'clock 1:30। तो मैं फिर यहाँ आता था, फिर यहाँ से मेरी कोचिंग की क्लासेस होती थी 7:30, तो फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट कोचिंग जाता था, वहाँ से फिर मैं फ्री होता था 9:30 पे। तो 7:30 बजे घर से निकलता था, 9:30 बजे मैं घर पे जाता था, पहुँचता था, और फिर उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा याद करना और अपने आप को टाइम देना। तो उसके अंदर बहुत ही क्रिटिकल जो स्टेप मैं कहूँगा वही टाइम मैनेजमेंट का था। सही, उसको मैनेज करना भी काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक ही चीज़ जिसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था वो था नींद, और बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस था कि नींद पूरी नहीं हुई, नेक्स्ट डे थकावट, और फिर लेकिन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि सबकी ज़िंदगी में आता है ये, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट मैंने वहाँ सीखा वो बिलीव मी वो इस यूनिवर्सिटी के लेवल पे मुझे बहुत काम आती है, कि अपने आप को मैनेज करना, अभी कम टाइम में किस तरह प्रोडक्टिव होकर पढ़ना। सो वो ज़्यादा काम होता है। सो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, तो इसमें आपने, यानी जब आपका ये ओवरऑल पूरा टाइम चल रहा था, सुबह 7:30 से रात 9:30-10 बजे तक का टाइम, तो इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर काम हम रखा था जिससे अपने आप को फ्रेश करते थे, या बस पढ़ाई होती रहती थी? एक्स्ट्रा करिकुलर में एक चीज़ मैं बुक्स पढ़ता था, नॉवेल्स। अच्छा, नॉवेल्स बुक्स पढ़ते थे। इसका मतलब ये है कि इस दौरान भी आपने टाइम निकाला इस काम को करने के लिए? जी।
हाँ, तो ये सारे बच्चों के लिए एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर लेते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ना है, उसके अलावा कुछ करना नहीं, टाइम तो हमारे पास मिलेगा ही नहीं। तो 24 घंटे आपके पास भी थे, 24 घंटे इन बच्चों के पास भी होंगे, तो 24 घंटे में आपने भी अपने लिए कोई टाइम निकाल लिया पढ़ाई के अलावा। वो काम भी पढ़ाई का ही था, लेकिन वो अपनी हाँ वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है अपना, वो आपको मिल जाता है। एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपको रिफ्रेश कर दे, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, कोई एक यूनिक स्ट्रैटेजी कोई आपने इंट्रोड्यूस की हो अपनी इस पूरी रूटीन के अंदर कि जिसके बिहाफ पे आपको लगा हो कि आपको दूसरों पे फोकस मिल गई है इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ लाइक टाइम मैनेजमेंट, कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ होगी यूनिक स्ट्रेटजी कोई? स्पेसिफिक यूनिक स्ट्रैटेजी मेरी एक ये थी कि नंबर 1 मैं रात को बहुत जल्दी सो जाया करता था, अराउंड 10:30 में सो जाया करता था। मैं आता था, नमाज़ पढ़ के खाना खा के डायरेक्ट में सो जाता था, और फिर मैं सुबह को उठता था 4:30 बजे। तो फिर वहाँ से फिर नमाज फजर, फिर उसके बाद जो मेरे पास टाइम स्लॉट होता था तो उसके अंदर मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करता था। सेकेंड के क्योंकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता था तो वहाँ पे भी मैंने फिर सीखा कि ट्रांसपोर्ट के दौरान बहुत ही कहते हैं पारिश बैठे हुए होते हैं, तो उस टाइम को मैंने कैश किया। उसके अंदर मैं एक्स्ट्रा नोट्स अपने बना के ले जाता था ऐसी फुल स्केप पे, तो उसको लेके जाके मैं उस पर याद, तो जो मेरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो टाइम वेस्ट होता था उसको मैं कैश करता था, उसमें मैं अपना लर्निंग वगैरह कर लेता था। तो उसके अंदर मुझे एक फ़ायदा होता था क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज घर से थोड़ा दूर था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है क्योंकि पता है स्टॉप आने वाला है, तो उससे 5 मिनट्स पहले आप बैक पैक करके वापस अंदर रख लें। प्लस कॉलेज के अंदर भी ऐसा होता था कि कभी कभी क्लासेस नहीं होती थी या क्लासेस जल्दी फिनिश हो जाती थी, तो फिर मैं घर जाने के बजाय लाइब्रेरी चला जाता, फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था। तो इस तरीके से जहाँ पे भी मुझे फ्री स्लॉट मिलता था टाइम का, तो वहाँ पे मैं इस तरह करता था। और प्लस अब से आपको मैनेज रखा कि डेली गोल्स लगाए हुए थे, इस तरह आज बायोलॉजी में नहीं ये वाला चैप्टर लाजमी फिनिश करना है, केमिस्ट्री में ये चैप्टर हाफ करना है, फिजिक्स के अंदर ये वाले फॉर्मूला से वाले न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। सो इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया हुआ था। उसके अंदर एक प्रायोरिटी हो जाती है, इस तरह पर्सनली बायोलॉजी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था तो मैं उसके ऊपर कम टाइम देता था, और फिर फिजिक्स मेरा कंपैरेटिवली वीकर सब्जेक्ट था तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम डेडिकेट करता था। सो जो मेरा कम्यूट टाइम होता था यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने का, तो उसके अंदर मैं क्या करता था, ज़्यादातर मैं बायोलॉजी का, क्योंकि वो रिवीजन होता था। सो घर आके जो मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम सुबह में बचता था, सुबह एज इन उठने के बाद, तो उसके अंदर फिर मैं फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करता था क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसको देख दाख के कि अच्छा फॉर्मूला ये था, इस तरीके से अप्लाई किया, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, अच्छा इसको बैठ फिर थोड़ी देर रिवाइज किया, तो इस तरीके से कवर किया। बेहतरीन। यानी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इनकी बात से निकाली वो ये है कि जो बरकत वाला टाइम है सुबह का फजर के आसपास वाला, उस टाइम को यूटिलाइज़ करें तो वो बड़ा बेहतरीन होता है। क्योंकि आमतौर पे एक नॉर्मल प्रैक्टिस है बच्चों में कि वो रात भर देखते पे चाहते हैं और उसके बाद फिर सुबह उनसे उठा नहीं आता, और बहुत सारे बच्चे तो कॉलेज जाते भी नहीं है, तो उस वजह से वो सुबह का टाइम जो सोने में गुजारते हैं, विच इज़ वेरी गुड। ये बड़ा अच्छा आपने एक चीज़ एक पॉइंट आउट की, बड़ी अच्छी थी। ये बताओ कि टेस्ट जब देने के लिए बैठे एग्जामिनेशन हॉल में, उससे पहले जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी कि पेपर में टाइम मैनेज कैसे करना है। उसके लिए एक तरीक़ेकार क्या था, कैसे अपने आप को इफेक्टिवली आपने जो है वो इस तरह से अडेप्ट करवाया कि आप जो पेपर का टाइम है वो अच्छे तरीके से गुजार सको, चीज़ों को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सको कि ज़्यादा टाइम किस में लग रहा है उसको कम कर लें, या कम टाइम वाले को और तरीके से कम कर लें। वही कोई स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की पूरे साल? जी, क्योंकि टेस्ट हमारे बहुत हुआ करते थे, यानी लिटरली लास्ट में तो इतने टेस्ट हुआ करते थे कि एवरी डे टेस्ट देने पड़ते थे। तो उसके अंदर एक चीज़ जो सीखी थी होती है कि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, कुछ के लिए बायोलॉजी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, तो इसको आप पहले फोकस करें, क्योंकि आप जब अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कंप्लीट करें तो एक मेंटल रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है कि अच्छा मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो चुका है, और मुझे पता है उसके अंदर मैंने ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा स्कोर किया होगा। उसके बाद बहुत सारे फिर मैं जाता था सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट पे, जो मेरे लिए केमिस्ट्री हुआ करता था। सो आफ्टर बायोलॉजी मैं जाता था केमिस्ट्री पे। उसके बाद फिजिक्स जो मैंने बताया मेरा वीकर सब्जेक्ट था, तो उससे पहले मैं जाता था लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश के पोर्शन पे, क्योंकि उससे पहले कि मैं अपने वीकर सब्जेक्ट को टैकल करूँ, मैं ऐसा होता था कि जब तक के और ऐसा ना हो कि एंड का भी एक स्ट्रेस हो रहा था कि टाइम एंड पेपर का टाइम लेने का करीब आ रहा है और मेरा अभी इतना पोर्शन बाकी है। सो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ऐसे हैं कि उसके अंदर आपका दिमाग हाजिर नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते दो चीज़ों को। सो मैं अपने बेस्ट को हैंडल करने के बाद मैं इन दो सब्जेक्ट्स पार्ट्स को, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश पे जाता था, और फिर लास्ट में जब फिजिक्स में केटर करता था तो मेरे पास इतना पता होता था कि अब सिर्फ मेरा फिजिक्स बाकी है। बीच में मेरा ऐसा भी होता था कि पर MCQ 1 मिनट टाइम था, कि फॉर एग्जाम्पल 200 MCQ था, तो मुझे विद इन 200 मिनट्स के अंदर ये पूरा पेपर सॉल्व करना है। सो अब ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 30 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स लेते हैं।
सो उसके अंदर वो डिपेंड करता है, लाइक जिसका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो उसको कंपेटिवली बहुत जल्दी सॉल्व कर देगा, और जिसका जो वीकर सब्जेक्ट है वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स नेचुरल। सो इसमें होता था कि जो जितना टाइम आप स्टार्टिंग में सेव कर सकते हैं उतना टाइम आप एंड में दे सकते हैं, ताकि आपके अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई ट्रिकी एमसीक्यू था या कोई एमसीक्यू था जिसका आपको जवाब उस वक्त याद नहीं आ रहा, सो उसको मैं छोड़ दिया करता था। ठीक कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में मेरे ऐसा होता था, लाइक 45 एमसीक्यू थे जिनका मुझे ऑन द स्पॉट आंसर नहीं आता, सो मैंने उनको छोड़ के आगे कंटिन्यू किया। बट मैं उन एमसीक्यूज़ को काउंट में रखता था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बायोलॉजी में 5 एमसीक्यूज़ छोड़ा है, केमिस्ट्री मैंने लेट्स से 10 एमसीक्यूज़ छोड़े, मुझे इतना पता है कि मुझे अपने लास्ट टाइम स्लॉट में 15 मिनट्स अपने पास पैर रखने हैं, क्योंकि मुझे वापस इन एमसीक्यूज़ की तरफ वापस आना है। ऐसे नहीं कि बस ये करके भूल गया और बस रैंडमली फिर उनको कलर कर देना है। तो दूसरा ये था कि एक एजुकेटेड गेस्ट लगाने की आदत सीखी थी कि जो ऑप्शंस पहले नहीं हैं उनको तो पहले क्रॉस ऑफ करने हैं, कि ऑब्वियसली ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, इसके अलावा हमारे पास 2 आंसर्स बचे हैं, उनमें से कोई एक है। सो आपके पास अगर 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में आपके पास पर आंसर करने का चांस होता है 25%। लेकिन जब आपको पता है 2 उनमें से आंसर पॉसिबल ही नहीं है, सो आपका जो रेशियो बनता है वो होता है 50% राइट 50% रॉन्ग। उसके अंदर आपके पास बेटर चांस होता है कि अब आप अगर फॉर एग्जाम्पल तुक्का भी लगाएं तो मोस्ट चांसेस हैं कि वो लगे। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपकी इस बात को समराइज़ करूं तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है। एग्जैक्ट। और जिस इदारे का आप हिस्सा थे, कौन से इदारे का? IB ग्रेड्स का। वो इदारा आपको इतनी प्रैक्टिस करवा देता है कि आपके पास एक तो टाइम मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है वो खुद ब खुद ही सेट होता चले जाता है, डिसिप्लिन हो जाते हैं और ज़्यादा। और दूसरा है कि अपने आप भी आपने बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बेहतर करके, जैसे आपने एजुकेटेड गैस वाली बात बोली, उसमें आप आउटलायर्स एक तरफ निकाल देते हैं, जो बच जाता है आपके पास वो करेक्ट आंसर आ जाता है। तो प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें मैटर कर रही थी आपके टाइम को शेड्यूल करने के लिए व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट। एग्जैक्टली। वेरी गुड, ये अच्छी बात हो गई। अच्छा, आम तौर पे चूँकि मैं खुद तो बायोलॉजी को, लेकिन मुझे अभी आपने जिक्र किया कि आपको सबसे इजी बायो लगता था और सबसे डिफिकल्ट वाला पोर्शन फिजिक्स लगता है। तकरीबन ये सारे बायो के स्टूडेंट्स का, मेडिकल में जाने वाले बच्चों का यही एक इशू है सबका ना। मुश्किल टॉपिक्स जिनमें कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड था, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। फिजिक्स में आमतौर पर कॉन्सेप्ट तो कम बताते हैं क्योंकि मेन फोकस बच्चे का ही होता है, हमें शॉर्ट ट्रिक बता दो। कॉन्सेप्ट या कोई भी आपके पास जो तरीक़ेकार था मुश्किल टॉपिक्स का, वो कैसे आपने डिड्यूस किया? क्या ऐसी मेथडोलॉजी इस्तेमाल की जिससे मुश्किल टॉपिक्स आसानी से समझ में आना शुरू हो गए? नंबर 1 होता है कि आपको जब फर्स्ट टाइम टॉपिक पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम तो मेरा वो फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम कोई समझा रहा है, फर्स्ट टाइम आप जब खुद सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठते हैं। MD का मुझे एक चीज़ पता लगी कि जो सेल्फ स्टडी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई 4 घंटे पढ़ा सकता है, लेकिन अगर आपने उस 4 घंटे के बाद 1 घंटा अपने आपको नहीं दिया उसको रिवाइज करने में, तो उसकी तो 4 घंटे की जो मेहनत है वो ज़ाया हो चुकी है और जो आपका पूरा दिन था वो भी ज़ाया हो चुका है। तो सेल्फ स्टडी एक इम्पॉर्टेंट उसमें था कि जितना आपको जो भी मुश्किल कॉन्सेप्ट किसी ने पढ़ाया है, सो आप उसको एटलीस्ट एक बार रिवाइज करो। फिर सेकंड ये था कि उसको नेक्स्ट डे फिर अगेन रिवाइज करना है। सो एक कॉन्स्टेंट जो रिपीटेशन थी उसके अंदर था। फिर सेकंड, जैसा बायोलॉजी की एग्जाम्पल है तो मैं एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल दूंगा, बायोएनर्जेटिक्स। उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं। सो वो इस तरह का था कि उसको एक बार क्रेब्स साइकिल था वो याद कर लिया, फिर उसके बाद मैं क्या करता था, बुक बंद करता था और अपने दिमाग में साइकिल बनाता था कि हमारे पास ये था, फिर ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना, और जहाँ मैं फंस जाता था उसको मैं क्या करता था, उसको फिर बुक खोल के देखता था मैं कहाँ फंसा, फिर उसको मैं एक पेपर पे लिख लेता था, फिर अगेन मैं साइकिल को कंटिन्यू करता था जहाँ से छोड़ा था। फिर इससे पता चलता कि मेरा जो साइकिल है, जो थॉट प्रोसेस है, वो यहाँ पे कमी आ रही है। मुझे इतना पार्ट याद रहता है, यहाँ आके भूल जाता हूँ और इसके बाद का मुझे याद रहता है। सो वो वाला जो पार्ट है मैं उसको फिर ज़्यादा फोकस करता था कि जब मैं रिविजन कर रहा हूँ तो मैं उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करता था। सेकंड, बहुत सारे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो एट फर्स्ट मुश्किल लग रहे होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे उसको छोड़ भी देते हैं, लेकिन विद टाइम अगर उस पर प्रैक्टिस की जाए तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उसके अंदर एज सच समझने वाली 3-4 चीज़ें होती हैं जो मेन पॉइंट्स होते हैं। बाकी इट्स पार्ट के आपको ट्रिक समझ आ जाए कि अच्छा ये चीज़ यहाँ से जो लॉजिक होती है वो समझ आ जाए तो हर कॉन्सेप्ट प्रीटी ईजी हो जाता है। ओह एग्जैक्टली, ऐसा ही है। एक चीज़ जो मैंने अब्दुल्ला की बात से निकाली और ये सब सारे बच्चों के लिए पर्टिकुलरली मैं बताऊँगा कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ ग्रूमिंग, ये 2 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं अपने आप को आगे एक्सेल कराने के। यानी अगर आपको यही नहीं पता कि आप खड़े हुए कहाँ हो और आपके मसले मसाइल क्या हैं, आप अपने आप को ग्रूम कर ही नहीं सकते। अब जैसे अब्दुल्ला ने बात बोली कि उन्होंने बाकायदा अपने दिमाग में चीज़ें बनाई नहीं थी कि मैंने अपने आप को इस तरीके से लेके चलना है, मैं अपने आप को इस तरीके से लेके चल सकता हूँ। ये कोई टीचर भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग आते हैं आमतौर पे IB ग्रेड्स में 2-2 घंटे की क्लास होती है एक टीचर की, तो हम 2 घंटे में बच्चे को पढ़ा के जा सकते हैं, उसके मसले मसाइल थोड़े हल कर सकते हैं, लेकिन उसके जो अंदर की बात है वो हम नहीं निकाल सकते अनटिल अनलेस आप खुद ना निकालें बात।
या फिर इसका एक दूसरा तरीका ये होता है कि दोस्त आपस में दूसरे को हेल्प करेंगे, कोई दूसरे को जानते हैं। और इसी बात से मैं एक सवाल आपके सामने लेके आ रहा हूँ, अकेले पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है या दोस्त यारों के साथ मिलकर पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है? ऐसा ये बात ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पर्सनली मैं लोग होता है जो अकेले बैठ के ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं पढ़ लेता था। अच्छा। उसके बाद फिर ऐसा हो सकता था कि एक टॉपिक रिवाइज कर लिया, अकेले पढ़ लिया, समझ लिया, फिर उसके बाद डिस्कशन अगर हो रही है तो उसके अंदर फिर ज्वाइन कर लेता था। बट मोस्टली मैं लोगों से जो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करता था। अच्छा, सेल्फ स्टडी आपके लिए बेहतर है। मतलब ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है जो थोड़ा ज़्यादा ग्रुप स्टडीज़ को भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो आमतौर पर अकेले पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन जो ग्रुप स्टडी वाले होते हैं वो भी बड़ा अच्छा एक मैकेनिज्म है, स्ट्रैटेजी है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ग्रुप स्टडी को फेवर करते हैं अभी तक यूनिवर्सिटी लेवल तक, और उसके अपने बेनिफिट्स हैं। ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हर इंसान डिफरेंट होता है, तो उसका प्रोसेस भी डिफरेंट है, उसका फंक्शन डिफरेंट है। सो उसको ये बताना चाहिए कि मैं ग्रुप में रह के पढ़ सकता हूँ, या मुझे ये वाला पर्सन ज़्यादा बेहतर समझा सकता है, या मैं अगर अकेले इस पर टाइम डेडिकेट करूँ तो मुझे इसको बेहतर समझ आ सकता है। बिल्कुल ऐसा, एग्जैक्टली ऐसा ही है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये जो नहीं सेकेंड ईयर में आपने पूरा स्ट्रेटजी स्टार्ट की कि मैंने ऐसे ऐसे पढ़ना है, शेड्यूलिंग की सारी चीज़ें की, इसमें कभी कभार दिल भारी हुआ होगा जी, कोई बुरा भी फील हुआ होगा, अपना आप अच्छा फील नहीं होता, ख़ासतौर पे आखिरी दिनों में जाते जाते कि क्या कर रहे हैं, थकन हो रही है, ज़िंदगी कैसे कर रहे हैं, पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अपने आप को इस मोटिवेशन यानी अपने आप को ड्राइव करने का तरीक़ेकार क्या था? कैसे मोटिवेट रखा हुआ था अपने आप को? क्या बोलते थे अपने आप को ऐसा? ड्राइव करने का जो मेन मोटिवेशन तो वही था कि आप जिस चीज़ के लिए अचीव कर रहे हैं उसका बेसिक आपका कहने के मोटिवेशन वो क्या है। मतलब MD-CAT एक प्रोसेस था, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं थी, क्योंकि वो प्रोसेस था एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना, और मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहुंचना भी एक प्रोसेस का पार्ट था, क्योंकि MD-CAT जो दे रहा है उसका आखिर जो गोल है वो है कि अच्छा डॉक्टर बन के निकलना है। सो मेरी मोटिवेशन ये होती थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते थे इसमें मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ना कर पाऊँ, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई जो पर्सनली मेडिकल स्टूडेंट्स है वो गुजरते हैं इस पेज पे कि पता नहीं इतना मुश्किल है, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन इस तरह होती है कि आपको ये पता चलेगा आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आप अच्छे किस चीज़ में, बुरे क्योंकि अच्छाई बुराई इंसान में हर चीज़ दोनों इंसानों में होती है। सो इसके अंदर जब आपको पता है इंसान बुरा उस वक्त फील करता है जब उसके सामने उसकी वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। सो उसके सामने आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया जो मेरी स्ट्रेंथ थी, तो उसके अंदर मैं जो रिलीफ मिलने होता था बुक रीडिंग, नॉवेल्स जो मेरे होते थे। सो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अपने साथ लाजमी रखता था। इसके अलावा कुछ लोगों के मेरे फ्रेंड्स तो क्रिकेट ज़्यादा खेलते थे, तो कहते थे स्ट्रेस रिलीव होता है। मैं कहा हाँ होता है, को करिकुलर एक्टिविटी से किसका स्ट्रेस रिलीव नहीं होता। सो मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि जो अगर डाउन फील कर रहे हैं ना, सो आप ब्रेक लें, गिव अप ना करें, क्योंकि एक ब्रेक आपको रीसेट कर सकता है, लेकिन आप उसको बिल्कुल ही गिव अप कर देंगे सो इसका मतलब ये है कि आप नहीं कर पाए। सो इसका जो मेन प्रोसेस वो ये था कि मैं तो अपने साथ मोटिवेशन रखता था कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बन के निकलना है, तो उसके लिए मुझे ये करना है। अब चाहे मैं खुशी से करूँ, रो धो के करूँ, या दिल छोटा करके करूँ, सो एक प्रोसेस मुझे करना है, तो क्यों ना मैं उसको एक अच्छे बेहतर तरीके से करूँ। तो पार्ट्स होते थे, मुझे भी डिप्रेशन कभी कभार चढ़ जाते थे कि नहीं इतनी मेहनत के बाद भी टेस्ट रिजल्ट इतना कम आ रहे हैं प्रैक्टिस में। सो लेकिन उसके अंदर क्या था, फिर उसके अंदर उसके बजाय कि इतने कम आ रहे हैं, मैं फोकस पे क्वेश्चन पे इस फोकस करता था कि कम क्यों आ रहे हैं, कौन सा ऐसे सब्जेक्ट है या कौन सा ऐसे सब्जेक्ट में टॉपिक है इस पर कम आने की। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कॉन्स्टेंट टॉपिक होता है, इसके अंदर आप पर्टिकुलरली वीक होते हैं कि उसी के अंदर मार्क्स कटे जा रहे हैं। जिस तरह फिजिक्स के अंदर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी का कोई टॉपिक है, आपको पता है कि ये आपका वीक टॉपिक है और उसी के अंदर आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स कट रहे हैं टेस्ट में। सो बनस्बत इसके कि आप ये समझेंगे नहीं फिजिक्स है ही मुश्किल या ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना आप उसी को बैठ के स्ट्रॉन्ग करें। तो मैं इस तरीके से आपको मोटिवेटेड। ये मुझे अब्दुल्ला से बात करके बाकायदा अंदाज़ा हुआ कि जो बच्चे अचीव करते हैं कुछ ना कुछ ज़िंदगी में, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ही कुछ और होता है, उनका सोचने समझने के तरीक़ेकार बिल्कुल कुछ और होता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा अब्दुल्ला से बात करके, इनकी बातें सुन के, कि जो चंद एक चीज़ें मैं इनकी बातों से अखज़ कर सका। एक तो दो बातें मैंने बता दी कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन और आपके पास ग्रूमिंग तो ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि अपना एक साथ में ना एक विंडो खुली छोड़ें जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाली होगी। उससे ही होगा कि आप खुद अपने आप को फ्रेश रख सकेंगे, अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा भी कुछ और कर सकेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी के अंदर एक खिड़की से जो है ना ठंडी हवा आएगी, आपकी जो डिप्रेस्ड घुटन वाली ज़िंदगी होती है। तो इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू अब्दुल्ला, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।
इंशाल्लाह फिर जब आप डॉक्टर बनोगे तो फिर एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम आपका इंशाल्लाह पूरे जो 5 साल का सफ़र है उसमें जो जो आपने चीज़ें फेस की वो सारी चीज़ें उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन अप टिल देन बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और जो आपका सफ़र इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको और मुबारक करे, और आपने जो आगे ड्रीम्स देखे हैं अपने सोचे में कि आपने जो बनना है, जितना अच्छा डॉक्टर बनना है, अल्लाह ताला उसको अचीव करने में आपके लिए आसानी पैदा करे। इट्स ऑल फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़।